इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MPS 002 जो बेस्ड है लास्ट 10 साल के जून और दिसंबर इग्नू एग्जाम एनालिसिस पर। देखो, इसका पर्पस बिल्कुल सिंपल है। हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं एंड इंश्योर कर लेंगे कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में, तो चांसेस होते हैं कि यही टॉपिक्स पे क्वेश्चन फिर से आएगा। तो अब मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा बहुत डिटेल में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और हम धीरे धीरे करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पेशेंटली इस वीडियो को देखना, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। आई विल ट्राई टू रैप अप क्विकली। पहले हम देख लेते हैं कि ये मैंने स्लाइड्स बनाई कैसे हैं। देखो, मैं आपको सिंपल समझा दूं, मैंने ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं बनाई है। ये 10 साल के एग्जाम पेपर्स, जो कि आप लगा सकते हो टोटल 20 पेपर को स्टडी करके बनाई गई है। इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कौन से थ्योरेटिकल डिबेट्स बार बार आती हैं, कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रोटेट होते हैं, हमने उन सब टॉपिक्स को इसमें कवर कर लेना है इस PPT के दौरान। ठीक है, तो हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से और जो काफी बार रिपीट हुए हैं पेपर में। मैंने पहले भी ऐसी वीडियोस बनाई हैं और सब्जेक्ट कोड के लिए, और ऐसा ही हुआ था कि काफी क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक में से रिपीट होकर आ गए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज। यही मेन आपका सब्जेक्ट ही इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे रिपीटेड टॉपिक भी यही है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज में पहला टॉपिक आ जाता है रियलिज्म का। रियलिज्म कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्की में ऑपरेट करता है। रियलिज्म का मतलब क्या है, देखो समझना। रियलिज्म कहता है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है ना, जो एनार्की में ऑपरेट करता है। मतलब कि ग्लोबल लेवल पर कोई पुलिस या बॉस नहीं होता जो कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, कोई ऐसे तो है नहीं कि एक वर्ल्ड की पूरी पुलिस है या वर्ल्ड की पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं। सब अपनी अपनी पार्टीज के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। तो रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल है सेल्फ हेल्प, यानी हर कंट्री को अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए खुद स्टेप्स लेने होते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना होता। यही रियलिज्म का मेन मतलब है कि सेल्फ हेल्प करो। अपनी कंट्रीज की सेफ्टी, अपनी कंट्रीज की ग्रोथ, सब पे आप खुद अपनी कंट्रीज डिसीजन लेंगे। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट के मेन गोल होते हैं सर्वाइवल। ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग हर स्टेट का मेन गोल है सर्वाइवल, यानी अपनी सेफ्टी एंड एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना। इसमें जो एक टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्लासिकल रियलिज्म का। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता रखे कि क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। कोर अजम्पशंस क्या है। कोर अजम्पशंस देखो जो आती है पेपर में पूछे जाने वाले टर्म्स, वो एनार्की होता है, सेल्फ हेल्प होता है, सर्वाइवल होता है। बाकी एक क्वेश्चन आपका क्लासिकल रियलिज्म वर्सेस नियो रियलिज्म का कंपैरिजन भी आ जाता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्लासिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग ये होता है कि पॉलिटिकल पावर ड्रिवन होती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली सेल्फिश होता है। यानी कि क्लासिकल रियलिज्म ये कहना चाहता है कि जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, वो हमारे अपने सेल्फिश नेचर पे डिपेंड करती है। हम लोग अपना फायदा पहले सोचते हैं रादर देन किसी दूसरे का। ऑल्सो अब अगर हम इसके कंपैरिजन में नियो रियलिज्म देखें, वो कहता है कि प्रॉब्लम लोग नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खुद कंट्रीज को कंपटीशन में पुश करता है। यानी कि लोग नहीं चाहते कि वो पावर को यूज करें, लेकिन हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे आसपास की कंट्रीज का इतना कंपटीशन है हम लोगों के साथ कि हमें उन पावर्स का यूज करना पड़ता है। ये होता है नियो रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म में आप सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचते हो। नियो रियलिज्म पे आप जो कर रहे होते हो, आपके एक्शंस डिपेंडेंट होते हैं और सारी कंट्रीज पर। ठीक है, इस टॉपिक में ना एग्जामिनर्स रियलिज्म की लिमिटेशंस भी पूछते हैं, जैसे ये थ्योरी कोऑपरेशन को इग्नोर कर देती है। ये सब आपके पेपर में आ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे थीम्स दे दी हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे रियलिस्ट व्यू ऑफ पावर, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और क्रिटिकल इवैल्यूएशन, लिमिटेशंस ऑफ रियलिस्ट थॉट। ये सब आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो रियलिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये करना है अच्छे से। मैंने आपको रियलिज्म का मतलब बता दिया है, तो आप इसके ऊपर ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो और एक 500 ऐसे प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही पूछा जाता है। इसके की थिंकर्स याद कर रखना कौन है, इसके क्रिटिसिज्म्स पढ़ लेना जरूर अच्छे से। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म।
बहुत इजी टॉपिक है, ऑब्वियसली जो लोग भी पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, बट मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। अगर हम रियलिज्म के ऑपोजिट की थ्योरी देखेंगे ना, तो वो लिबरलिज्म आ जाता है। लिबरलिज्म कहता है कि कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं, यानी अपने कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू मिलकर काम कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। रियलिज्म में यही था कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सरवाइव करने के लिए, अपना सिक्योरिटी, सिर्फ अपनी अपनी बात होती है, सेल्फिश। लेकिन लिबरलिज्म में इसका उल्टा है। लिबरलिज्म में हम कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करके भी काम कर सकते हैं, अपनी कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू हम मिलकर जो है अपना बारे में सोच सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट है कि इंटरडिपेंडेंस, मतलब कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं फॉर इकोनॉमी, रिसोर्सेज, ट्रेड एक्सेट्रा। एक और देखो, इसका ये इंटरडिपेंडेंस की यहाँ पे बात कर रखी है, लिबरल व्यू ऑफ कोऑपरेशन में इंटरडिपेंडेंस आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी कि इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, IMF, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक दूसरे से ट्रस्ट कैसे बनाती हैं, कोऑर्डिनेट करके, ताकि वो ऐसे रूल्स निकाल सके जो सबको बेनिफिशियल हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो ग्लोबल कोऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि सारे मिलकर काम कर सके। यही आ गया रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी पढ़ा। एग्जाम में मोस्टली जो क्लासिक क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार देखा है, हर एक दो एग्जाम साइकिल में रिपीट होता हुआ, वो है रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। मैंने आपको रियलिज्म बता दिया क्या होता है, और अभी हमने लिबरलिज्म भी पढ़ लिया। तो इसके ही कंपेयर कंट्रास्ट का क्वेश्चन आएगा, आपको पावर वर्सेस कोऑपरेशन, कंपटीशन वर्सेस इंडिपेंडेंस, ये सब हाईलाइट करना होगा अपने आंसर में। तो ये याद रखना, इजी टॉपिक है दोनों, रियलिज्म और लिबरलिज्म। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कंबाइन होकर भी, अलग अलग भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाती है मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आप पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हो इसके बारे में, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो, अगर हम अब देखते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कैपिटलिज्म ना एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करता है। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। कैपिटलिज्म में एक होता है बुर्जुआजी, एक होता है प्रोलिटरेट। बुर्जुआजी के पास सब कुछ है, प्रोलिटरेट के पास कुछ नहीं है, तो हम एक्सप्लॉइट होते हैं। जो जिस बंदे के पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट करा जाता है। यानी अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें, तो रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज को इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्रोल करके उनसे प्रॉफिट कमाती है। बहुत इजी है समझना। अगर आप एक रिच कंट्री देखो US, और एक पुअर कंट्री देखो इंडिया, तो यहाँ से लेबर जाती है US में काम करने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है, उनको बेसिक मिनिमम वेज भी नहीं प्रोवाइड करा जाता। तो ऐसा ही होता है, मोस्टली लेबर वर्क जो है वो लोग पुअर कंट्रीज, अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, ऐसी जगह से लेकर आते हैं ताकि उनको वो अपना प्रॉफिट कमा सके। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा आराम से समझना इसको। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि पुअर कंट्रीज हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं रिच कंट्रीज पर, इसलिए वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे, तो जैसे कि श्रीलंका है, अगर वो डिपेंडेंट है अपने रिसोर्सेज के लिए चाइना पे, तो वो हमेशा उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेगी और कभी प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाएगी। ये हो गया डिपेंडेंसी थ्योरी। अब अगर हम सेंटर पेरिफेरी मॉडल देखें, ये वॉलरस्टीन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको ना वॉलरस्टीन का सेंटर पेरिफेरी वर्ल्ड को ना डिवाइड करता है। इसमें बेसिकली वॉलरस्टीन ने बताया था कि कैसे वर्ल्ड डिवाइडेड है 3 तरह की कंट्रीज में। एक तो आ जाती है कोर कंट्रीज। कोर कंट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रिच कंट्रीज जो रूल्स बनाते हैं। फिर आ जाती है पेरिफेरल कंट्री, जैसे कि अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे ना, तो एक आ जाएगा समझ लो कोर कंट्रीज, फिर कोर कंट्रीज के अंदर आ जाएगा पेरिफेरल कंट्रीज, फिर पेरिफेरल के अंदर आ जाएगी सेमी पेरिफेरल। ठीक है, तो अगर हम समझें तो पहले कोर कंट्रीज हैं जो रिच हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, इनके पास बहुत पैसा है और ये रूल्स बनाते हैं। फिर आ जाती है पेरिफेरल कंट्रीज, पुअरेस्ट कंट्रीज जो रिसोर्सेज देते हैं बट प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलता। और फिर आ जाती है सेमी पेरिफेरल, मिडल वाली, पार्टली डेवलप्ड है और पार्टली एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है,
अगर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखें अनइक्वल एक्सचेंज एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी का, तो ये बताता है कि पुअर कंट्रीज चीप रॉ मटेरियल्स देती हैं और रिच कंट्रीज एक्सपेंसिव फिनिश प्रोडक्ट्स बेचती है, रिजल्टिंग इन इनइक्वालिटी। चारों बहुत इजी टॉपिक हैं, बहुत इससे क्वेश्चन आते हुए देखे हैं मैंने। इसमें मेनली जो कनेक्शन हमें क्वेश्चंस के साथ दिखेगा वो होगा ग्लोबल साउथ इश्यूज का, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स का, इकोनॉमिक जस्टिस का। तो ये सब पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। इजी थे टॉपिक्स, को इतने डिफिकल्ट नहीं है, समझोगे तो अपने आप आंसर बना के लिखाओगे। नेक्स्ट अगर अब हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज बहुत कंटेम्प्ररी टॉपिक है। फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन 2018 के बाद से लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, एक बार तो ये ध्यान रखना बिकॉज मैंने आपको बताया बहुत कंटेम्प्रेरी या नया टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन आएगा ही। इसमें ना देखो क्या आइडिया दिया गया समझना। इसमें ये आइडिया है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को जेंडर के लेंस से देखें, यानी पॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स या स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, वुमेन और मार्जिनलाइज ग्रुप के एक्सपीरियंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जब हम एक कंट्री को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, तो फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट क्या कहता है कि स्टेट में ना एक पैट्रियार्की मेंटेन होती है, यानी मेल डोमिनेटेड सिस्टम सस्टेन रहता है वहां पर। इससे रिलेटेड काफी सारे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने काफी जरूरी हैं। एक तो फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट आ गया कि उनके अकॉर्डिंग पैट्रियार्की सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है और मेल डोमिनेटेड सिस्टम रहता है। बाकी आपको जेंडर एंड सिक्योरिटी पे पढ़ने की जरूरत है। इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये समझने को मिलता है कि सिक्योरिटी को ना सिर्फ एक तो मिलिट्री से लिंक नहीं करते, बल्कि वायलेंस, इनइक्वालिटी, एवरीडे इनसिक्योरिटी को भी सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। वायलेंस में यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात हो रही है बिकॉज हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। अब अगर हम इनका क्रिटिक देखें, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन, ये कहता है कि रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों वुमेन के रोल को इग्नोर करते आए हैं और ऐसा ही चलता आया है काफी टाइम से। इसमें वुमेन के इंपॉर्टेंट रोल शो किए जाते हैं इन पीस प्रोसेसेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन एक्सेट्रा। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा। हमने फेमिनिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट देख लिया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जेंडर एंड सिक्योरिटी पे हमने पढ़ लिया कि एक सिर्फ कंट्री की सिक्योरिटी नहीं देखनी, पर्सनल रिलेशंस या एक छोटे लेवल पे भी देखना होता है हमें। क्रिटिक करा गया है, क्रिटिक में यही बोला गया है कि रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों में वुमेन के रोल को इग्नोर किया गया है और रोल ऑफ वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, काफी ज्यादा उनका रोल है इन दोनों चीजों को मेंटेन करने में। नेक्स्ट अगर अब हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ चुके हो, एलपीजी हमने इतने बार पढ़ा हुआ है कि अब सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बट मैं आपको फिर भी सिंपल वर्ड्स में समझा दूं। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि वर्ल्ड बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया है, फाइनेंशियली, कल्चरली, इलेक्ट्रॉनिकली। ऑब्वियसली ग्लोबलाइज हो गया है तभी बाहर के बहुत सारे फूड जॉइंट्स इंडिया में हैं, इंडिया के फूड जॉइंट्स बाहर हैं, बीकानेर वाला न्यूयॉर्क में भी है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया के दिल्ली में भी है। तो ऐसे वाली चीज, ठीक है। एक तो अब हम इससे समझ लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट स्टेट्स पे क्या हुआ है, ठीक है। इससे ना स्टेट्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस में आ गए हैं, यानी एक कंट्री अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती, वो दूसरी कंट्री पे भी डिपेंडेंट है बहुत चीजों को लेकर। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर आ गया है। बेसिकली रूल्स और इंस्टीट्यूशन का सिस्टम होता है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। WTO, IMF, इन सब का रोल आता है इसमें, जो लोन्स, ट्रेड रूल्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम आ जाता है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिवाइड का, यानी कि रिच कंट्रीज जो मोस्टली नॉर्थ में है वर्सेस पुअर कंट्रीज जो मोस्टली साउथ में है। इसमें हमें इकोनॉमिक गैप ही ग्लोबल इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है, ये दिखाना है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा, देखो एक तो थ्योरी आ सकती है लिबरल, मार्क्सिस्ट, डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव वाली। बाकी आपको बेसिकली ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है ना, एक तो उससे इनइक्वालिटी तो आ गई है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिवाइड आ गया कि रिच कंट्रीज अलग हो गई हैं, पुअर कंट्रीज अलग हो गई हैं। तो बेसिकली इसके रिवॉल्व ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रिवॉल्व करेंगे, तो आपको यही सब पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा मत करना कुछ। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सिक्योरिटी इशू, पोस्ट कोल्ड वॉर फोकस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो इसको आराम से समझना। कोल्ड वॉर के बाद ना, कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें, पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करें, बहुत टाइम की पहले की,
कोल्ड वॉर के बाद सिक्योरिटी का कंसेप्ट बिल्कुल बदल गया है। पहले सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री और बॉर्डर्स तक लिमिटेड थी, अब ये मल्टी डायमेंशनल हो गया है। यानी कि पहले तो सिर्फ एक अगर वॉर हो रही है तो आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो, लेकिन अब बहुत तरह की वॉर होती है। साइबर वॉर होती है और बायोलॉजिकल वॉर होती है। ये सारी तरह की वॉर होने लग गई है। हमने देखा कोविड एक तरह पूरे वर्ल्ड को शट कर दिया। साइबर वॉर होती है, टिकटॉक हमारी कंट्री में बैन हो गया है। तो ये सारी तरह की भी वॉर आ गई है, मल्टी डायमेंशनल हो गया है। ह्यूमन सिक्योरिटी कहता है कि सिक्योरिटी सिर्फ कंट्री की नहीं, इंसान की सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हेल्थ, फूड, शेल्टर, डिग्निटी, ये सब भी चेंजिंग नेचर ऑफ सिक्योरिटी में आ जाएगा। बाकी अगर हम देखें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए हैं काफी सारे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, साइबर वॉरफेयर, रेफ्यूजी क्राइसिस। ये हमने सब कुछ मैंने भी आपको बता दिया। ह्यूमन सिक्योरिटी में हमने देख लिया कि फूड, हेल्थ, एनवायरमेंटल, पर्सनल सिक्योरिटी, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्लोबल टेररिज्म पे बहुत बात हो रखी है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना आपको पता हो। ग्लोबल टेररिज्म 9/11 के बाद से एक मेजर थ्रेट बन गया, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स और रेडिकल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। रेडिकल ग्रुप्स यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिनकी थॉट प्रोसेस, जिनका मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग होता है। ठीक है, तो ये सब की बात करी गई है सिक्योरिटी इश्यूज में कि कैसे हमारा सिक्योरिटी इशू जो है वो चेंज हो रहे हैं कोल्ड वॉर के बाद। ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है और ग्लोबल टेररिज्म का टॉपिक क्या है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं और दो चीजों को लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब अगर हम कुछ टॉपिक्स ऐसे देखें जिन पे शॉर्ट नोट्स पे आ सकते हैं, बिकॉज MPS 002 के पेपर में ये आता ही आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, 5-6 आपके पास ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको 2-3 पे शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो अगर हम ये समझ लें, बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें, तो बैलेंस ऑफ पावर यानी कि कंट्रीज पावर को बैलेंस रखती है ताकि कोई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री सबको डोमिनेट ना करे। सेल्फ डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, तो नेशन को राइट होता है अपनी पॉलिटिकल चॉइस और डेवलपमेंट चूज करने का। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, इसके टाइप्स के बारे में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के मैटर में इंटरफेयर करती है, कभी हेल्प के लिए या फिर कभी पॉलिटिकल रीजन के लिए। इसका बहुत मेजर एग्जांपल हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब US ने इंटरफेयर करा, तो ये उस टाइप की बात हो रही है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बहुत बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर न्यूट्रल रहने की पॉलिसी, ना USA साइड ना USSR साइड। जैसे कि हम लोग हैं अभी रशिया यूक्रेन की वॉर में, इंडिया बहुत एक नॉन अलाइनमेंट में है, किसी की साइड भी नहीं है, किसी के लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन पे काफी बार शॉर्ट नोट आता है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज मिलकर ट्रेड और म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे सार्क आ गया। बाकी कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर डायनेमिक्स हमने पढ़े ही हैं अभी। कोल्ड वॉर में वर्ल्ड बाइपोलर था, बाद में यूनिपोलर और मल्टीपोलर हो गया। इस सब पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको 150 to 200 वर्ड्स का एक आंसर लिखना होगा। अगर कोई भी इसमें से शॉर्ट नोट आता है तो आपको उसमें डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके थियोरेटिकल लिंकेजेस और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना होगा। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आए तो प्लीज इंटरवेंशन जरूर करना, बहुत ईजी टॉपिक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अभी दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। अगर हम रिवीजन के लिए देखें तो सेक्शन ए के लिए आपको 500 वर्ड के लॉन्ग एस्से प्रिपेयर करने हैं, जिसमें टॉपिक आ जाते हैं, सारी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी ऊपर। रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी, फेमिनिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी, ये सारे अगर आएंगे तो आपको ये सब चीजें जो है इंक्लूड करनी है अपने आंसर में। सेक्शन बी के अभी हमने सारे टॉपिक्स देख लिए ऊपर ही, सारे सेक्शन बी के टॉपिक्स हैं, तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने सेक्शन बी के लिए। बाकी मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो प्लीज थोड़े बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को आंसर लिखने आए पेपर में। और अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी करवाए हैं इस पूरी वीडियो में, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो तो आप अपना 85 to 90% जो सिलेबस है वो कवर कर लोगे, बिकॉज ये सारे ऐसे टॉपिक है जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब अगर आप लोगों को ये PPT चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना कि PDF या फिर PPT, और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में MPS 002 के कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और गेस्ट पेपर लाने की कोशिश करूंगी। गेस्ट पेपर के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।